तो खत्म हो गई। अब sp3 सुन लेना, sp2 से जो कार्बन जुड़ा हो, sp2 से जो कार्बन जुड़ा हो, अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो 100% sp3 होगा। अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो 100% sp3 होगा। तो अगर sp2 निकालने में दिक्कत होती तो अब ये तीन बातें ध्यान रखो कि sp2 वाले कार्बन कौन कौन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, फ्री रेडिकल sp2, पॉजिटिव चार्ज sp2, उससे डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या होगा, sp3। चलो भैया बताते चलना, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड, क्या sp2 हुआ? इससे डायरेक्ट क्या सिंगल बॉन्डेड है, क्या sp3 हुआ? sp3 हुआ ना। बोलो H कितने, sp2 है या नहीं है? डायरेक्ट जुड़ा sp3 है भैया, है क्यों? क्योंकि sp2 से डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है तो कैसा होगा, sp3। तो यहां H कितने, 3, यहां कितने, 3। देखो क्या ये sp2 होगा, क्या डायरेक्ट जुड़ा sp3 होगा? तो H ये भी अपने काम के 6, ये sp2 डायरेक्ट जुड़ा sp3 9, हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लिखना नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाओ। आंसर कोई भूलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे बता देगा। बताओ मेरे भाई, हाइपर कितना होगा? आवाज नहीं बे, हाँ गुलसेफ मंथन, हाँ 6, चुपे बोलो, पांडे बोल, सर्विस बोल, 10 पक्का, डन। चलो भैया ध्यान देना, जब भी C2H5 लगा हो, C3H7 लगा हो, C4H9 लगा हो, उसको ओपन कर लिया करो। तो C2H5 को ओपन करोगे तो CH2 CH3, 3 कार्बन होते तो CH2 CH2 CH3, 4 होते तो CH2 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 CH3, 5 होते तो CH2 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 CH3। बात समझ में आ रही ना भैया? अभी 2 थे, 2 है तो क्या, CH2 CH3। समझना जरा ध्यान से, बोलो sp2 है या नहीं है? भैया sp3 ये भी, लेकिन sp3 ये भी, इन दोनों में कौन सा sp3 है जो डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है, CH2 वाला या CH3 वाला? तो अपने काम का कौन, CH2 वाला। बात पल्ले पड़ रही ना भैया? सुनना ध्यान से, एक कार्बन sp2 हो और sp2 से डायरेक्ट जुड़ा sp3, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा sp3, हमें इससे मतलब है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 3 6 6 2 8 8 2 10, हाइपर कितना हो गया, 10। चलो एक और देखते हैं साहब। नो, क्या 9 होगा? पक्का? क्या ये sp2 होगा? क्या डायरेक्ट जुड़ा sp3 है? 3 3 6 और 3 9, हाइपर कितना हो गया, 9। नहीं समझ में आया? ये बताए चित्रांश। हाँ नहीं होगा? पक्का? बोलो हाइपर शो करेगा नहीं करेगा? sp2 है नहीं है? sp2 है नहीं है? क्या sp3 है? बेकार हो गया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो इसको बना लेते हैं यहां पे और लिख लेते हैं कि ये जो है वो हाइपर शो नहीं करेगा। मिनिमम पहले सही है, चलो कोई नहीं। जिससे पूछेंगे बोलेगा, तमाचा मार देंगे किसी ने बोला तो। बोलो मेरी बहन।
चुप है, नहीं शो करेगा पक्का? बोलो, क्या कार्बन sp2 है? आपके सिलेबस में दो ही तीन ही sp2 है, कैटायन वाला, फ्री रेडिकल वाला, डबल बॉन्ड वाला। ऐसा वैसे प्रोसेस क्या है, 1 2 3 4, एक्चुअल में क्या हो जाएगा sp3। तो ये हो गया बेकार, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? कब शो होगा? जब कम से कम एक कार्बन sp2 हो, उससे डायरेक्ट जुड़ा एक कम से कम एक sp3 हो, और उस sp3 के पास कम से कम एक H हो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जितने H बढ़ते जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी उतना बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखो। बोले भैया, कम से कम एक कार्बन कम से कम एक कार्बन sp2 होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन sp2 होना चाहिए, और इस sp2 वाले कार्बन से कम से कम एक कार्बन sp2 होना चाहिए, और इस sp2 वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और इस sp3 कार्बन के पास, और इस sp3 कार्बन के पास कम से कम एक H होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वरना नहीं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वरना नहीं। देखा भैया? अब सारे एग्जाम्पल बनाओ। यहां पे लिखना 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, 10 हाइपर कॉन्जुगेशन, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, और जहां क्रॉस बना है वहां लिख लेना कैन नॉट बी सो हाइपर कॉन्जुगेशन।
नोट कर लिया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाक से नीचे। बोले चलो बना लो बना लो बना लो, बना फटाफट। यार अंकित है नहीं मेरे भाई, इसलिए ऐसे नहीं चल पा रही, क्या बताएं। हाँ जाओ, पता है तो फिर बकलोल। क्या बोला? तुझको पता है तो चला ले जाके, मुझको पता नहीं ना कहाँ से ऑन होती भी। हाँ भैया नोट कर लिया? हटा दे इसको। नोट कर लिया? ठीक बात। बंद कर दो भैया। देखो भैया, ये बताओ ये वाला कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा? बोलो बोलो। चलो बताओ, तुम बताओ बे, बताओ शो करेगा? दूसरा वाला बोलो बोलो, करेगा कितना? सोच के बोलना। 2। क्या इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन दूसरे वाले में 2 होंगे? पक्का? पहले वाले में कितने होंगे? कंफर्म? देख लो भैया एक बार जरा ध्यान देना, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है या नहीं है? डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है या नहीं है? sp2 से डायरेक्ट जुड़ा sp3 है या नहीं है? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन ये, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन ये। बना एग्जाम्पल फटाफट, एग्जाम्पल बनाइए और लिखिए। पहले वाले के सामने 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरे वाले के सामने 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। रट्टा मत मारना, सीधे कॉन्सेप्ट समझना। sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा sp3 होगा, उस sp3 के पास जितने H होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन होंगे। जो sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है, जो sp2 से डायरेक्ट जुड़ा है, sp2 का मतलब या तो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो पॉजिटिव कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, क्योंकि इतने कार्बन sp2 दिखाई देंगे आपको। भैया हटाएं इसको, हटा दें। बताना भैया, ये पहले 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 ये बताओ, क्या ये sp2 है? पक्का? डायरेक्ट जुड़ा sp3 ये वाला है? डायरेक्ट जुड़ा sp3 ये हुआ, डायरेक्ट जुड़ा sp3 ये हुआ। 3 3 6 और 2 8। क्लियर? बताओ शो करेगा? पक्का? तो ये हाइपर शो। अगले 2 एग्जाम्पल बनाओ, याद मत करना प्लीज, याद मत करना, सुकून से समझ लेना कि sp2 ये है, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा जो sp3 होगा वही पार्टिसिपेट करेगा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको। क्या अब इतना देख लोगे कि हाइपर कहां होगा, कहां नहीं होगा, कहां कितना होगा? देख लोगे ना? नहीं देख पाओगे? पक्का? तो फिर हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुकेशन। लिखा? पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पेन को रोकना और सुनना। दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर हाइपर कॉन्जुकेशन शो कर रहा है तो उसमें हाइपर कॉन्जुकेशन जितने ज्यादा होंगे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, वो कोई भी हो। तो लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुकेशन जितना ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुकेशन जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड की हाइपर कॉन्जुकेशन जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुकेशन जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। चलो भैया, अब कुछ पुरानी बातें याद कर लेते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ी थी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हम लोग ने यह पढ़ा था कि दुनिया के जितने भी एल्किल होते हैं सबके सब प्लस आई होते हैं। क्या यह भी पढ़ा था कि सेम सेम के साथ होगा तो चार्ज को घटाएगा, अपोजिट के साथ होगा चार्ज को बढ़ाएगा? याद आ रहा है? प्लस आई प्लस चार्ज के साथ चार्ज घटेगा, माइनस आई माइनस चार्ज के साथ चार्ज घटेगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो, ये बातें तो हमने इंडक्टिव में करी थी। अब इन्हीं की स्टेबिलिटी निकाली थी, समझाई थी इंडक्टिव से। अब हाइपर की बात भी कर लेते हैं। चेक करना, ये वाला कार्बन sp2 होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट जुड़ा कौन है? बस sp3, निकालने की जरूरत नहीं। सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा? sp3। तो ये भी डायरेक्ट जुड़ा sp3, ये भी डायरेक्ट जुड़ा sp3। 3 3 6 3 9, 3 और 3, यहां पे कितना? यहां कितना? यहां भैया sp2 से कोई भी डायरेक्ट जुड़ा कार्बन नहीं है। अगर sp2 से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो इसका हाइपर हो गया 9, इसका हो गया 6, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 0। तो इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये वाला, उसके बाद ये और उसके बाद ये और सबसे कम ये। नहीं समझ में आया? पक्का? लिखो फटाक से स्टेबिलिटी ऑर्डर। पॉजिटिव है बेटा, बना लो, पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो फटाक से। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो, सबसे स्टेबल पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। सबसे स्टेबल पहला क्यों होगा? रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन यहां मैक्सिमम है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे 9 है। उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे हुआ 6, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन यहां हुआ 3, उसके बाद यहां हुआ 0।
हाइपर कॉन्जुगेशन जितना कम स्टेबिलिटी उतनी कम, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको, हटा देना। हाँ भैया बताओ, हाँ, पक्का? sp2 है नहीं है? डायरेक्ट जुड़ा? sp3 3 3 6 3 9 3 12, नहीं समझ में आ रहा है? पक्का ना भैया? 3 3 6 3 9, यहां पे यहां पे यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ सबसे कम स्टेबल 5, उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 1 और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट। फटाफट बनाओ भैया, अगला एग्जाम्पल बनाइए। नोट कर लिया भैया? हटा दे भैया।
रेडिकल या इसके पहले हम लोग ने बनाया था कार्बोकैटायन। तो हमने आपसे बोला था पहले लेक्चर में कि जनरली क्या होता है, हम लोगों को पहले पढ़ा दिया जाता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। मैकेनिज्म में पहले वो पढ़ने से क्या होता है कि हमें होमोलिटिक में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल मिल जाता है और हेटेरो में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन मिल जाता है। फिर वहां पे पढ़ा दी जाती है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल या कैटायन। तो आपको एक्चुअल में रटवा दी जाती है, क्योंकि उसके पहले आपने इफेक्ट पढ़े नहीं होते। पहले आपको पढ़ाया गया रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया गया, बोला साहब याद कर लो कि सबसे स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। डिग्री कांस्टेंट हो गई तो तुम्हें तो डिग्री नहीं मिलेगी। बात समझो। तो भाई पहली बात, अब तुम्हें यहां पे ये नहीं देखना है कि कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री, रटना नहीं है। सीधे दिखेगा और सीधे पहचानना है कौन ज्यादा स्टेबल है। अप्लाई करोगे क्या? हाइपर कॉन्जुकेशन। फ्री रेडिकल कार्बन क्या होता है? sp2। तीन ही sp2 हमने आपको बताए, फ्री रेडिकल वाला, पॉजिटिव वाला, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। sp2 से डायरेक्ट जुड़ा कौन? sp3। sp2 से डायरेक्ट जुड़ा कौन? sp3। sp2 से डायरेक्ट जुड़ा कौन? sp3। कितना हाइपर? 9। यहां 6, यहां 3, ये पास नहीं करेगा। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बात पल्ले पड़ गई ना भैया? ऑर्डर नोट करो अगला। याद मत करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है कितना हाइपर कॉन्जुकेशन है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुकेशन होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर बना के देगा बेटा, नेमिंग से भी बोल देगा। नेमिंग बोल देगा ट्राइमेथिल कार्बन रेडिकल, तो 3 मेथिल लगा लेना। डाइमेथिल बोले 2 मेथिल लगा लेना। आईयूपीएसी नेमिंग बोले तो स्ट्रक्चर बना लेना। सब तो पता है तुम्हें। स्ट्रक्चर बनाना ना आता हो तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ देना। अबे स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है मतलब तुम्हारे 12 में से 12 क्वेश्चन गलत हो गए। 12 से 14 क्वेश्चन जो और के आते हैं वो तुम सही नहीं, किसी की बात कर रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है मतलब फिर तुम छोड़ दो, फिर तुमसे ना हो पाएगा। नोट कर लिया? नहीं, किसी को भी अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे आप कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है 12 से 14 क्वेश्चन है और सबके सब में स्ट्रक्चर ना बना हुआ हो, तुम्हें बनाना हो। वैसे कभी नहीं होता है, खाली एक ही तुम्हें बनाना पड़ता है। भाई दुबे आ गया तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और जिन्होंने आईयूपीएसी पढ़ी उनको स्ट्रक्चर बनाना। अबे आईयूपीएसी नेम लिखा है, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे क्या? नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको, ठीक बात। हाँ भैया, CH3। एक बात बताओ, चार्ज और स्टेबिलिटी का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्टली या इनवर्सली? चार्ज और स्टेबिलिटी का रिलेशन डायरेक्टली या इनवर्सली? चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। बताया था इंडक्टिव में, चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखना। बोलो, हमें सिर्फ इतना बताओ, चार्ज कहां पे कम? चार्ज इस वाले में कम, राइट ना भैया? एल्किल है या नहीं है? ठीक, एल्किल है या नहीं है? क्या ये बड़ा एल्किल है? क्या ये बड़ा प्लस आई होगा? जितना बड़ा एल्किल उतना बड़ा प्लस आई। प्लस आई है, प्लस चार्ज है, प्लस आई है, प्लस चार्ज है। चार्ज को घटाएगा बढ़ाएगा? चार्ज को सेम होगा तो चार्ज को घटाएगा, अपोजिट होता तो चार्ज को बढ़ाता। प्लस आई प्लस चार्ज, चार्ज को घटाएगा, प्लस आई प्लस चार्ज, चार्ज को घटाएगा। ज्यादा कौन चार्ज को घटाएगा? ये, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहां पे ज्यादा है और चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ऐसा होना चाहिए था। सुन लेना ध्यान से 1 मिनट।
अब अगर तुमने डिग्री रटी हुई है ना, तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। लगा लो, छील लो घुइयां, रट्टा मार के घंटा को सोने वाला नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, स्टेबिलिटी के हमने 6 पॉइंट बोले थे आपको, लेकिन बताए 3 थे। अब चौथा पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे, फिर से सारे पॉइंट यहां पे लिखना शुरू करेंगे। अभी नहीं, पहले सुनना। जब भी तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी हो, सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट। कुछ याद आ रहा है ना? सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट। जब ऑक्टेट सभी में सेम हो गया, तब देखते हैं रेजोनेंस। जब रेजोनेंस सब में सेम हो गया, तब देखते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन। नंबर 3 पे हाइपर आता है। जब हाइपर सेम हो गया, तब चौथा आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब वही चार्ज वाला पॉइंट। चार्ज जितना कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। लिखो, हेडिंग डालना, पॉइंट फॉर द स्टेबिलिटी। पॉइंट फॉर द स्टेबिलिटी। सुनना बे, इसके बाद लिखवाएंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑक्टेट। जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उसकी स्टेबिलिटी कम। अभी कुछ भी नहीं देखेंगे, ना रेजोनेंस ना हाइपर, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या? ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट सेम हो गया तो देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। रेजोनेंस भी सेम हो गया, तब देखेंगे हाइपर कॉन्जुकेशन। हाइपर कॉन्जुकेशन जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। हाइपर कॉन्जुकेशन अगर सेम हो गया, इसी सीरियल में पॉइंट अप्लाई करेंगे। इसी सीरियल में पहले क्या? ऑक्टेट कांस्टेंट हुआ तो रेजोनेंस, कांस्टेंट हुआ तो हाइपर, कांस्टेंट हुआ तो इंडक्टिव। अब सुनना, इंडक्टिव से भी कहानी नहीं बनी, तो अब आप 5वां पॉइंट बोलोगे क्या? अगर अब ये पॉइंट सही है जो तब बताया था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, या ये बोल लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। छठा और आखिरी स्पेशल पॉइंट बोलते हैं इसको छठा पॉइंट ना बोल के इसको स्पेशल पॉइंट बोलते हैं, कि कहीं पे भी अप्लाई होता है। मतलब क्या है? पहला वाला पहले पे ही अप्लाई होगा, जब वो कांस्टेंट होगा तो दूसरा अप्लाई करेंगे, जब वो कांस्टेंट होगा तो तीसरा, वो कांस्टेंट होगा तो चौथा, वो कांस्टेंट होगा तो पांचवा। लेकिन छठा पॉइंट पहले नंबर पे भी अप्लाई हो सकता है। मेरी बात समझना ध्यान से, छठा कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, कहीं पे भी। वो तुम्हें जब वो अभी पढ़ लोगे तो देखना आ जाएगा। छठा पॉइंट क्या है? कि दुनिया में सबसे स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये होता क्या है एरोमेटिक? वो हम सिखाएंगे। कंपाउंड को देख के पहचानना, कैसे पहचानते हैं उसके लिए कंडीशन है, हकल रूल है। वो नेक्स्ट लेक्चर पे ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। अभी ये 6 पॉइंट दिमाग में। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट ऑक्टेट कांस्टेंट हुआ, रेजोनेंस कांस्टेंट हुआ, हाइपर कांस्टेंट हुआ, इंडक्टिव कांस्टेंट हुआ तो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर स्पेशल पॉइंट, छठा पॉइंट ना बोल के क्या बोलेंगे? स्पेशल पॉइंट। क्या? कि सबसे स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, उसके बाद कौन? नॉन एरोमेटिक, उसके बाद कौन? एंटी एरोमेटिक। ये कैसे पहचानेंगे कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है? वो पहचानना हम बताएंगे। उसकी कंडीशन है, पूरा एक टॉपिक है 1.5-2 घंटे का। वो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट हो जाए। तो अभी लिखना शुरू करिएगा। पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं। अगर ऑक्टेट सभी में सेम हो गया
सेम हो गया, इसको यहीं पे छोड़ के ऐसे ही छोड़ना, सेम हो गया। तो अब पॉइंट नंबर 2, सेम हो गया तो रेजोनेंस देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, तो रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस जितना ज्यादा, रेजोनेंस जितना ज्यादा रेजोनेंस जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। रेजोनेंस जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। पॉइंट नंबर 3, अगर रेजोनेंस भी सेम हो गया, अगर रेजोनेंस भी सेम हो गया, तब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। अगर रेजोनेंस भी सेम हो गया, तब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा,